हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये न्यूज़ सुनने के बाद कि इन लोगों की खोज बंद कर दी गई है, अब इन लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि भले ही उनकी निराशा कम हो गई हो, लेकिन निराशा के साथ साथ उनका खाना भी कम हो गया था। सभी ने बताया कि उनके पास 8 चॉकलेट बार, जाम का एक छोटा जार, मसल्स का एक डिब्बा, बादाम का एक डिब्बा, कुछ खजूर, कुछ कैंडीज, कुछ प्लम्स और कई वाइन्स की बोतल्स एक साथ इकट्ठा करने में कामयाब हुए थे। भले ही उन्होंने इतना खाना इकट्ठा किया, लेकिन ये खाना सिर्फ 1 वीक तक ही चला। ऐसा कहा गया है कि पाराडो ने 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली खाई थी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक मूंगफली। लेकिन इतना राशनिंग करने के बावजूद खाना खत्म हो रहा था। अब उनके खाने के लिए ना कोई प्राकृतिक वनस्पति थी और ना ही कोई जानवर। खाना पूरी तरह से खत्म हो गया और वो लोग भूख की वजह से बीमार होने लगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने सीटों से कॉटन, बेल्ट्स और जूतों से चमड़ा खाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसकी वजह से उन लोगों की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। कोई रास्ता ना होने की वजह से इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि ये सुनकर आप लोग काफी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप ने ये डिसाइड किया था कि वे अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडी खाकर जिंदा रहेंगे। लेकिन इस फैसले को हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि मरने वालों में ज्यादातर क्लासमेट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे। ये आइडिया रॉबर्ट का था, इसीलिए सबसे पहले उसने ही स्टार्ट किया। इन सब में कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद उन्होंने इस बात को अग्री किया। 29 अक्टूबर इन लोगों पर एक और मुसीबत आधी रात को और क्रैश के 17 दिन बाद आई। जीवित बचे लोग सो रहे थे, तब प्लेन के ढांचे पर एक बर्फ की बड़ी स्लाइड आई, हिमस्खलन हुआ, जिसमें प्लेन का ढांचा लगभग पूरी तरह से बर्फ से भर गया और इस वजह से 8 और लोगों की दबकर मौत हो गई। अब बचे हैं 19 लोग। हिमस्खलन ने प्लेन के ढांचे को बर्फ में लगभग 3 फीट नीचे दबा दिया। अंदर जीवित बचे लोगों को तुरंत ये एहसास हुआ कि उनकी हवा जल्द ही खत्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर की सुबह वे कुकपिट से सतह तक काफी कठिनाइयों के बाद एक सुरंग खोदने में सक्षम रहे। तभी उन्हें एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वे लोग वापस प्लेन में रेंगने लगे। ये बर्फीला तूफान 3 दिनों तक भयंकर रूप से चलता रहा और डेड बॉडीज के साथ साथ जीवित बचे लोग भी प्लेन के ढांचे में फंस गए थे। ये हिमस्खलन होने से पहले कुछ लोगों ने जोर देकर कहा था कि जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है कि हेल्प पाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना होगा। कुछ लोगों का मानना था कि वेस्ट में कुछ किलोमीटर चल के सबसे नजदीक में चिली का विलेज एरिया है। इन लोगों को ये पता ही नहीं चला कि उनका प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज की गहराइयों में क्रैश हुआ है और
चिली का विलेज एरिया 89 किलोमीटर दूर था। क्रैश के बाद कुछ लोगों ने आसपास के एरिया का पता लगाने के लिए एक छोटा सा मिशन चलाया, लेकिन उन्हें ये पता चला कि ऊंचाई की बीमारी, डिहाइड्रेशन, स्नो ब्लाइंडनेस, कुपोषण और रात की बढ़ती ठंडी की वजह से कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग करना इम्पॉसिबल है। अब ग्रुप ने डिसाइड किया कि कुछ लोग हेल्प मांगने के लिए एक मिशन पर निकलेंगे। कुछ लोग इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार थे, जिसमें रॉबर्ट भी था, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने के लिए कम इच्छुक थे या ऐसी फिजिकल कठिन परीक्षा में खड़े रहने की अपनी क्षमता के बारे में अनिश्चित थे। रॉबर्ट और पाराडो के साथ 2 और मेंबर्स को इस मिशन में जाने के लिए चुना गया। हालांकि एक मेंबर का घायल पैर संक्रमित हो गया था, इसलिए वो मिशन में शामिल होने के लिए असमर्थ था। अब इस मिशन को रॉबर्ट, पाराडो और विजिंगटन आगे बढ़ाएंगे, जो पूरे ग्रुप में फिजिकली सबसे फिट थे। उन्हें मिशन पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खाने का राशन और पहाड़ पर रात के समय ठंडी का सामना करने के लिए सबसे गर्म कपड़े दिए गए। रॉबर्ट के आग्रह पर उन्होंने तापमान गर्म होने के लिए एक और वीक तक इंतजार किया। इस मिशन का टारगेट वेस्ट में चिली की ओर जाना था, लेकिन ग्लेशियर के किनारों पर बड़े पहाड़ों ने एक बाधा उत्पन्न की, इसलिए वेस्ट में जाने की बजाय इन तीनों की टीम ने ईस्ट में जाने का डिसीजन लिया। इन तीनों को ये उम्मीद थी कि ये घाटी वेस्ट की ओर यू टर्न ले लेगी और उन्हें चिली की तरफ ले जाएगी। 15 नवंबर को प्लेन के ईस्ट में तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिला। इसके साथ कुछ चीजें भी मिली, जैसे चॉकलेट का एक बॉक्स, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, कुछ सिगरेट, कुछ कपड़े, दवाइयाँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें एयरक्राफ्ट का रेडियो भी मिला। तीनों ने रात के लिए प्लेन के पिछले हिस्से का यूज करने का फैसला लिया। अगली सुबह वे ईस्ट की ओर चलते रहे, लेकिन मिशन की दूसरी रात में वे लगभग मौत के मुंह में चले गए थे। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि प्लेन की बैटरियां निकालने और उन्हें वापस ग्रुप के पास ले जाने के लिए प्लेन के पिछले हिस्से तक जाना बेहतर होगा। प्लेन की बैटरियां 24 किलोग्राम की थी, इसीलिए उन्हें वापस क्रैश साइट पर ले जाना मुश्किल था। फिर उन्होंने फैसला लिया कि प्लेन की बैटरियों को रेडियो के साथ जोड़ दे तो रेडियो से मदद मांगी जा सकती है। लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स को 115 वोल्ट डीसी पावर की जरूरत होती है, जबकि प्लेन में से मिली बैटरियां सिर्फ 24 वोल्ट डीसी की थी। तो इस प्रकार इन लोगों का प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। कई दिनों तक रेडियो चलाने की कोशिश के बावजूद जब रेडियो स्टार्ट नहीं हुआ तो उन्होंने हार मान ली और मदद के लिए निकल पड़े। कुछ वक्त तक चलने के बाद वे लोग एक और बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस बीच क्रैश साइट पर 3 और मेंबर्स की डेथ हो गई। अब सिर्फ 16 लोग ही बचे। बचे हुए लोगों को ये पता था कि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वे लोग भी मर जाएंगे। इन सब प्रॉब्लम्स और निराशाओं के बीच इन लोगों को एक गुड न्यूज़ मिली कि उरुग्वे एयरफोर्स ने उनकी खोज वापस शुरू करती है। पाराडो, रॉबर्ट और विजिंगटन ने बिना किसी माउंटेन गियर के 12 दिसंबर 1972 को 11,710 फीट ऊंचाई वाले ग्लेशियर पर
चढ़ना स्टार्ट किया। उनका टारगेट ग्लेशियर के 15,320 फीट वेस्ट रेंज तक पहुंचना था। वे लोग रेंज पार करने में कामयाब रहे और नीचे उतर के मदद पाने के लिए तकरीबन 61 किलोमीटर की यात्रा की। प्लेन की ऊंचाई के आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि वे लोग 7,000 फीट ऊंचाई पर है, जबकि वे लोग रियल में लगभग 11,800 फीट ऊंचाई पर थे। उन्होंने ऐसा भी अनुमान लगाया कि वे लोग एंडीज के वेस्ट किनारे के पास थे और इसलिए सबसे नज़दीक में मदद वेस्ट की ओर मिलेगी। इस अनुमान के आधार पर वे लोग उन तीनों के लिए सिर्फ 3 दिन का खाना लाए थे और ठंड से बचने के लिए इन तीनों ने एक के ऊपर एक कपड़े पहने थे, जैसे कि एक साथ 3 पेयर जीन्स, 3 स्वेटर और प्लास्टिक की बैग में लपेटे हुए 4 पेयर सॉक्स। इन तीनों के पास ना ही कोई रॉक क्लाइंबिंग गियर था, ना कोई एरिया मैप, ना कंपास और निश्चित रूप से ना ही माउंटेन चढ़ने का कोई एक्सपीरियंस था। कुछ वक्त चढ़ाई करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके इस रेस्क्यू मिशन में उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा समय लगने वाला है। उनके पास खाने की कमी हो रही थी, इसीलिए विजिंगटन ने दोनों के लिए खाना बचाने के खातिर बनाए गए बेस कैंप में वापस लौट गया। इस ओर पाराडो और रॉबर्ट को शिखर तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगे। रॉबर्ट ने सोच लिया था कि वे लोग मर चुके हैं, क्योंकि शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जहां तक नजर जा रही थी हर दिशा में केवल बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन पाराडो ने वेस्ट में 2 पहाड़ों को देखा जो बर्फ से साफ थे। पाराडो को ये यकीन था कि ये घाटी इस पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता है और उम्मीद की एक किरण दिखते ही वे लोग वेस्ट की ओर चल पड़े। शिखर के ऊपर चलते हुए रॉबर्ट ने केनेसा से कहा कि हो सकता है कि हम अपनी मौत की ओर चल रहे हो, लेकिन मैं अपनी मौत का इंतज़ार करने के बजाय उससे मिलने के लिए चलना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस बात से रॉबर्ट भी एग्री हुआ। अब तक रॉबर्ट और पाराडो ने चिली में 7 दिन की पदयात्रा कर ली थी। वे लोग उस घाटी तक पहुंच गए जिसे पाराडो ने पहाड़ के शिखर से देखा था। वहां पहुंचते ही उन लोगों को सैन जोस नदी का सोर्स मिला। वे लोग नदी के किनारे चलते रहे। धीरे धीरे उनको मानव जीवन के और अधिक लक्षण दिखाई देने लगे, जैसे कि कैंपिंग की जगह, और अंत में 9वें दिन उनको गायों का झुंड दिखाई दिया। रॉबर्ट और पाराडो काफी थक चुके थे, वे चलने में भी असक्षम थे, इसीलिए उन्होंने शाम को आराम किया और जैसे ही उन लोगों ने आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की, उन्होंने नदी के दूसरी ओर घोड़े पे सवार 3 लोगों को देखा। पाराडो ने उन लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज पिघलते बर्फ की आवाज ने पाराडो की आवाज को दबा दिया। लेकिन उन तीनों में से एक ने पाराडो और रॉबर्ट को देख लिया था और वो चिल्लाया, कल। अगले दिन वे लोग वापस आए और एक नोट लिखा। उस नोट को पेंसिल के साथ पत्थर से बांधकर उस पत्थर को नदी के दूसरी ओर फेंक दिया। उस नोट के रिप्लाई में पाराडो ने लिखा कि मैं एक प्लेन में आया हूँ जो पहाड़ों में क्रैश हुआ है। मैं उरुग्वाई से आया हूँ। हम लोग 10 दिन से पैदल चल रहे हैं और प्लेन में अभी भी कई लोग घायल हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसे निकले। हमारे पास खाना भी नहीं है। हम काफ़ी वीक है। प्लीज़, हम चल भी नहीं पा रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी बचाइए। ये नोट पाराडो ने नदी के उस पार फेंका
उन लोगों ने नोट पढ़ा और संकेत दिया कि वे लोग समझ गए। उन लोगों में से एक को याद आया कि कई हफ्तों पहले एंडीज में हुए प्लेन क्रैश के बारे में उसने सुना है। वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस प्लेन क्रैश में अभी भी कोई जीवित हो सकता है। फिर उन लोगों ने गांव के पुलिस स्टेशन को ये इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस ने फिर चिली एयरफोर्स को ये खबर दी। इस बीच पाराडो और रॉबर्ट को घोड़े पर लॉस मेंटेनेंस पहुंचाया गया। चिली एयरफोर्स रेस्क्यू ने सहायता के लिए 3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए और लॉस मेंटेनेंस के लिए उड़ान भरी, जहां सेना ने पाराडो और रॉबर्ट से मुलाकात ली। अब दोपहर के समय पाराडो ने हेलीकॉप्टर्स को अर्जेंटीना के क्रैश साइट तक गाइड किया। 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर बैकअप के रूप में पीछे रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट उस कठिन एरिया को देखकर शॉक्ड हो गई, जिसे रॉबर्ट और पाराडो ने मदद पाने के लिए पार किया था। दोनों हेलीकॉप्टर 22 दिसंबर 1972 को क्रैश साइट पर पहुंचे। ऊंचाई के कारण लगाई गई वेट लिमिट की वजह से हेलीकॉप्टर सिर्फ आधे लोगों को बचाने में सक्षम थे। रेस्क्यू टीम के 4 मेंबर्स ने स्वेच्छा से बाकी बचे 7 लोगों के साथ पहाड़ पर रात बिताने के लिए सहमत हुए। अगले दिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने सुबह होते ही अपनी दूसरी उड़ान भरी और बचे हुए लोगों को 23 दिसंबर 1972 को बचाया गया। जीवित बचे 16 लोगों को सैंटियागो के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। इस घटना के बारे में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह क्रैश पायलट की एरिया में अनियंत्रित रूप से उड़ान की वजह से हुआ। अब ये न्यूज आई कि उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 के क्रैश होने के बाद वे लोग पूरी तरह से अपने दम पर एंडीज की पहाड़ियों में 72 डेज तक जीवित रहने में सफल रहे। यहाँ तक कि जीवित बचे लोगों की कठिन कहानी ने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इन सालों में बचे हुए लोगों ने कई सारी बुक पब्लिश की है, यहाँ तक कि फिल्म्स, टेलीविज़न प्रोडक्शन और इस क्रैश के बारे में एक वेबसाइट भी डिज़ाइन की गई है। ये घटना 26 बुक्स, मल्टीपल टेलीविज़न अकाउंट, 9 डॉक्यूमेंट्रीज और 4 फीचर फिल्म का सब्जेक्ट रही है। इस घटना में सरवाइव किए गए लोगों को एंडीज फ्लाइट डिजास्टर और मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें ये तो समझ में आया कि मरना काफ़ी आसान है, लेकिन जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल है। तो इसी के साथ ये मिरेकल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। Until next time, stay tuned and take care of yourself.